स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात पाकिस्तान में छुपे बैठे हिंदुस्तान के दुश्मनों के खात्मे की। कश्मीर में खूनी खेल खेलने वाले दहशतगर्दों का खेल खल्लास होने की। इस बीच बड़ी खबर ये, पाकिस्तान के कराची में रहा कश्मीरी आतंकी ढेर हो गया है। आतंकी की पहचान सैयद खालिद रजा के तौर पर हुई है, जो आतंकी संगठन अल भद्र का पूर्व कमांडर रह चुका है और पाकिस्तान में रहकर कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। सोमवार को उसके घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। तो ये तस्वीर उसी आतंकी की है जिसे कराची में गोली मारकर ढेर कर दिया गया है। ये वही खालिद रजा है जो कश्मीर में आतंकी कमांडर रह चुका है। अनगिनत आतंकी वारदातों की साजिश रचने और कई साजिशों को अंजाम देने के लिए वो वापस कराची चला गया था और वहीं से रहकर कश्मीर के लिए आतंकी साजिशें रचने का काम कर रहा था। आपको बता दें, सोमवार को अचानक कराची में उसके घर के बाहर बाइक सवार कुछ लोग आए और उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। एक गोली आतंकी खालिद रजा के सिर पर लगी और वही वो मौके पर ढेर हो गया। तो सैयद खालिद रजा बीते एक हफ्ते में मारे जाने वाला दूसरा बड़ा आतंकी है। पिछले हफ्ते 20 फरवरी को हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर बशीर अहमद पीर मारा गया था। खालिद रजा की तरह ही जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने में बशीर अहमद का भी हाथ था। हाजी पीर और इम्तियाज जैसे कोड नाम से बशीर जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देता था। बशीर पिछले कुछ सालों से रावलपिंडी में रह रहा था और पाकिस्तान सरकार ने उसे नागरिकता भी दे दी थी। 20 फरवरी को आतंकी बशीर की उसके ही घर के करीब एक दुकान पर बाइक से आए 2 हमलावरों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। तस्वीरें आप देख सकते हैं और उसके एक हफ्ते के भीतर आतंकी खालिद रजा को ढेर कर दिया गया था। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच खुलासा यह हुआ है कि दुनिया को गुमराह करने के लिए आतंकी खालिद रजा को पाकिस्तान ने एक एजुकेशन एक्सपर्ट का चोला पहना रखा था। कश्मीर में आतंकी कमांडर रह चुका खालिद रजा बीते कुछ साल से कराची में रह रहा था, जहां वो फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल का वाइस चेयरमैन बना दिया गया था। उसकी हत्या के बाद आज कराची में सभी प्राइवेट स्कूल बंद रखने का ऐलान हो गया है। आपको बता दें, खालिद रजा ने भले ही एजुकेशन एक्सपर्ट का चोला ओढ़ रखा हो, लेकिन उसका असली काम कश्मीर में आतंकी गतिविधियों की साजिशें रचना था और इस बात को खालिद रजा के जनाजे में पहुंचे जमाते इस्लामी कराची के चीफ ने कैमरे के सामने कबूल किया है। सुनिए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में माहिर तालीम खालिद रजा को घात लगाकर कत्ल किया गया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक वारदात में दुश्मन के खुफिया इदारे के मुलविस होने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनकी बहुत बड़ी शिनाख्त ये थी कि वो तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ वाबस्ता थे, मुजाहिदीन कश्मीर के वकील थे, इसलिए उनको जिस तरह से टारगेट किया गया है ये कोई डकैती का वाक़या नहीं है, इसमें कोई छीना झपटी नहीं हुई। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने कराची में आज तमाम प्राइवेट स्कूल कराची में बंद रखने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले कराची में टारगेट किलिंग का स्विच फिर ऑन हुआ और गुलिस्तान जौहर में माहिर तालीम और प्राइवेट स्कूल के अहदेदार को उनके घर की दहलीज पर कत्ल कर दिया गया। जाँ बहक होने वाले सैयद खालिद रजा को सर पर गोली मारी गई। तो सुना आपने किस तरह पाकिस्तानी एक आतंकी की मौत का मरसिया पड़ रहे हैं। उसकी मौत के लिए विदेशी खुफिया एजेंसियों को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत यह है कि खालिद रजा की मौत का जिम्मेदार पाकिस्तान का ही एक अलगाववादी संगठन है। आतंकी खालिद रजा की मौत की जिम्मेदारी SRA यानी सिंधु देश रिवॉल्यूशनरी आर्मी ने ली है, जिसने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि खालिद रजा आतंकी संगठन अल भद्र का आतंकी था। SRA यानी सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी ने कहा है कि वो पाकिस्तान की शहर पर पल रहे आतंकियों के साथ साथ पाकिस्तानी फौज और CPEC के प्रोजेक्ट्स को तब तक निशान बनाती रहेगी जब तक सिंध प्रांत को पाकिस्तान से आजादी नहीं मिल जाती। जब तक अलग सिंधु देश नहीं बन जाता तब तक ऐसे ही हमले जारी रहेंगे। बीते कुछ साल में कराची और आसपास हुई कई धमाकों की जिम्मेदारी सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी ने ली है, जो लगातार अलग सिंधु देश बनाने की
मांग कर रही है। तो देखिए, एक के बाद एक आतंकवादियों की हत्या पाकिस्तानी सेना के लिए एक बड़ा झटका है और इस बीच कंगाली और भुखमरी से जूझ रहे पाकिस्तान को एक और झटका भी लगा है। वहां अब लाइफ सेविंग ड्रग्स की भी भयंकर किल्लत होने लगी है। अभी तक पाकिस्तान की थाली से आटा चला गया था, चावल गायब हो गया था, लेकिन अब अस्पतालों में मरीजों का बुरा हाल है। आलम यह है कि डॉक्टरों को सर्जरी तक टालनी पड़ रही है। ज्यादातर लाइफ सेविंग ड्रग्स हिंदुस्तान से आता है, इसलिए पाकिस्तानी अवाम एक बार फिर पीएम मोदी से मदद की गुहार लगा रहा है। कंगाली से लहूलुहान पाकिस्तान से रोजगार और रोटी की विदाई तो पहले ही हो गई थी, अब दुकानों से दवाएं भी छूमंतर हो चुकी है। हम आपको वेंटिलेटर पर पड़े पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम का हाल दिखाएं, उससे पहले आवाम के आंसू देख लीजिए। एक अगर गरीब आदमी जाता है ना हॉस्पिटल में, तो उसके लिए ऐसा सिस्टम है कि बिल्कुल थर्ड क्लास दवाइयाँ लिख के दी हैं। तो ये दवाइयाँ मैं अंदर आया हूँ, बाहर आया हूँ यहाँ पे मेडिकल स्टोर पर, तो मेडिकल स्टोर वाले कह रहे हैं कि ये 500-600 की दवाई हैं। अब ये थोड़े दिनों की दवाई 500-600 की हैं और टेस्ट हैं, वो सारा कुछ तो प्राइवेट वाला ही काम कर रहे हैं, तो फिर हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं। पाकिस्तान की भूखी आवाम दो की जगह एक निवाले से किसी तरह काम चला भी ले, लेकिन दिक्कत यह है कि दवाओं का क्या करें, क्योंकि दुकानों से लाइफ सेविंग ड्रग्स लुट चुकी हैं। दवाएं जो लाइफ सेविंग है वो भी कम होते जा रहे हैं। डिस्पोजेबल सामान जो हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ इंटेंसिव केयर यूनिट में या कार्डियोवास्कुलर सर्जरी में या कार्डियोवास्कुलर डिपार्टमेंट में, उसकी भी शॉर्टेज है, विजिबल है, नज़र आ रहा है और किसी सूरत से हमें नहीं मिल रहा है। गरीबी वार कैसे कैसे करेगी, पाकिस्तान के हुक्मरानों को इसका पूरा अंदाजा था, लेकिन वो तो मुल्क की हालत सुधारने की जगह चीन की जूतियां सीधी कर खैरात बटोरने में लग रहे थे, अपने ऐशो आराम पर खर्च करते रहे थे। अब हालात ये है कि मुल्क आईसीयू में है और मरीजों के इलाज का सामान हफ्ते 2 हफ्ते का ही मेहमान है। जो ऐसी चीज़ें जो कि एक्यूट हेल्थ में होती हैं, जैसे कि डायलिसिस के जो सामान है, डायलिसिस के कॉइल हैं, डायलिसिस के फ्लूइड्स हैं, वो अनका होते जा रहे हैं और 2-4 हफ्ते में वो गायब हो जाएंगे और उन मरीजों का क्या होगा अल्लाह जाने। इस तरह से लैब में जो सारे केमिकल इस्तेमाल होते हैं वो भी गायब हो गए हैं। गरीबी का इलाज तो शायद हो भी जाए, लेकिन खोटी नीयत का कोई इलाज नहीं है। चीन ने 70 अरब डॉलर का नया कर्ज दिया है, लेकिन दवाओं के लिए जरूरी कच्चा माल बंदरगाहों पर सड़ रहा है। शरीफ ने उन्हें छुड़ाने के लिए एक ढेला तक नहीं दिया। डॉलर के रेट बढ़ने से और बरामदात की बंदिश से जो मेडिसिन है इसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है मार्केट में। जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं, जो ज़रूरी अद्वियात है, उनकी किल्लत है और जो दवाएं मिल रही हैं वो कीमत पर मिल रही हैं, ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही हैं। दवाओं की किल्लत ने पाकिस्तान की मौत तो पक्की कर दी है, सिर्फ फाइनल डेट आना बाकी है। हुकूमत ने होश ना संभाले तो ये भी जल्द ही हो जाएगा। तो ये जो आपने अभी सुना, ये सब रातों रात नहीं हुआ, ये सब किसी का किया धरा नहीं है। मुजरिम वही हुक्मरान है जो आवाम के चूल्हे पर 75 साल से काट की हांडी चढ़ाते आए हैं, लेकिन उनकी ये हांडी गुर्बत की आंच में जल चुकी है। ऐसे में दम तोड़ते पाकिस्तानियों की एक ही हसरत है कि पाकिस्तान की कमान भी मोदी ही संभाल ले, क्योंकि पूरा पाकिस्तान मोदी का फैन है और डंके की चोट पर इसका ऐलान किया जा रहा है। पाकिस्तान के नालायक हुक्मरान, पाकिस्तान के आतंकी शैतान, पाकिस्तान के तानाशाह जनरल आज कान खोलकर सुन ले। पाकिस्तान को ना शहबाज शरीफ चाहिए, ना जरदारी चाहिए, ना नवाज चाहिए, ना इमरान चाहिए। जो चाहिए उनका नाम आज नाअहल और नाकारे हुक्मरानों के कानों से खून निकाल देगा। अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता। आज आपको टमाटर 20 रुपए किलो मिलते, चक्कर ही कोई नहीं है मुसलमानों वाला। तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे। चुल्लू भर पानी में डूब मरे पाकिस्तान के हुक्मरान, ऐसा इसलिए क्योंकि सरहद पार बच्चा बच्चा पीएम मोदी का मुरीद है।
नरेंद्र मोदी की नीतियों का कद्रदान है। रही बात पाकिस्तानी हुक्मरानों की, तो उन्होंने जो जिल्लत की भट्टी में आवाम को झुलसाया, अब वही आवाम मोदी का नाम लेकर अपने हुक्मरानों को गिन गिन कर जूते मार रही है। हम तैयार हैं, हम लेबर आपके साथ तैयार हैं। हम अब जब जहाँ बुलाओगे हम वहीं आने के लिए तैयार हैं। हम रक्षा जलाने के लिए तैयार हैं, खुद जलने के लिए तैयार हैं। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, इससे बेहतर है कि हम खुद मर जाएं। हम आपके साथ बिल्कुल तैयार हैं। आप हमें जहां बुलाएंगे हम वहीं आने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की दिली ख्वाहिश है कि मोदी हिंदुस्तान में शरण दे दे, फिर चाहे इसके लिए कुछ भी करा ले। किस्सा इतना सा नहीं है ना, पूरा पाकिस्तान पीएम मोदी का फैन हो चुका है। सरहद पार मोदी के एक और कद्रदान से मिलिए जो मोदी जी को जादू की झप्पी देना चाहता है, जो दिन रात मोदी जी के नाम की माला जपता है। क्योंकि हम लोगों से क्या गलती हुई है, हम लोगों ने आपके साथ क्या गलत किया। भाई इसने ये देखें कि नरेंद्र मोदी क्या बहादुर आदमी होगा कि उसने अमेरिका को नहीं देखा सुपर पावर को, उसने अपने आम आवाम को, जनता को देखा उसने। लेकिन यकीन मानो अब दिल पता क्या करता है कि हमें इंडिया में ही पैदा होना चाहिए था। क्यों, हमारे बच्चे तो सुकून में होते यार। हम भी शर्म कर लो यार। और भाई मोदी से नफरत करते उसे सीखो। उसने 8 साल अपने लोगों के साथ क्या किया है, अपने लोगों के लिए जी रहा है, वो अपने लोगों का फायदा कर रहा है। मोदी का मैंने बड़े मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है वो, और क्लास है जिसका नाम क्लास है। तो मोदी जी आई लव यू। पाकिस्तान की आवाम को कोई नहीं चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो एक बार पाकिस्तान में कदम रखें तो कंगाल मुल्क की तकदीर बदल जाए। मोदी के लिए बॉर्डर पार कैसे दीवानगी है, आज ये सुनकर शरीफ साहब के पसीने छूटना तय है। दिल से दुआ है हमारी कि या अल्लाह हमें मोदी दे दो कि जो 8 साल हमारे मुल्क पे गवर्नमेंट करे और हमारे मुल्क को सीधा कर दे। हम तो इंडिया को, पहले तो हम इंडिया के साथ कंपेयर करते थे, अब आप बिलीव कीजिए इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है ही नहीं। पाकिस्तानी आवाम भी मान चुकी है कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। तो सुना आपने कैसे पाकिस्तान की आवाम मोदी से मदद की गुहार लगा रही है, और यही वजह है कि वहां घर घर से मोदी जैसे लीडर की डिमांड हो रही है। लेकिन पाकिस्तानी जानते हैं कि ये दूर की कौड़ी है। ऐसे में वहां एक नई मुहिम ने जोर पकड़ा है। शरीफ की हुकूमत में जलालत भरी जिंदगी बसर करने वाली आवाम की जुबान पर एक ही नारा है, भाग सके तो भाग, पाकिस्तान से भाग। क्योंकि लोगों को समझ आ गया है कि पाकिस्तान में भूख और मौत के अलावा कुछ नहीं बचा है। जिन्ना लैंड का अजब हाल है। कंगाली में भी मक्कारी हुक्मरानों का पीछा नहीं छोड़ रही। पाकिस्तान की तिजोरी खाली है, भीख वाली झोली खाली है, आवाम का पेट खाली है। उसके लिए हालात फाका कशी से निकलकर खुदकुशी तक पहुंच चुके हैं। लेकिन एक के बाद एक टैक्स के बॉम्ब पटककर आवाम के बीच से फरार हुए छोटे शरीफ अपनी मांद में छिपे हैं, तमाशा देख रहे हैं। कुछ बंद कर दे, फिर खाना पीना भी छोड़ देते हैं हम। अब तो बस मरना ही बाकी है। इन्होंने कब्रों पे टैक्स लगा दिया, मरना भी बहुत मुश्किल हो गया। कफन भी महंगा है, हर शय महंगी है आपको सामने। डॉलर की हवस में हुक्मरानों ने पाकिस्तान को ऐसे भंवर में धकेल दिया है कि वहां आवाम के लिए मरना महंगा और जीना मुश्किल है। क्योंकि जीने के लिए दाल चावल चाहिए, रोटी चाहिए। लेकिन शहबाज तो भीख जुटाने और गद्दी बचाने में ऐसे मसरूफ हुए, अनाज के इंतजाम का ख्याल तक नहीं रख पाए। जो चिड़िया को लोग दाना डालते थे ना, वो हम खाने पे अब मजबूर हैं। इतना मतलब दुख हो रहा है जो बता नहीं सकते। देखिए ना आप, गरीब जो है वो मर गया, किस गया वो? आपके सामने गरीब के देख रहे आप, गरीब मर गया है, ना खाने को है ना पीने को। क्या खाएं और क्या देखें। जिन लोगों ने पाकिस्तान बदलने का नारा देकर निजाम बदला था, अब उन्हें आवाम की आवाजें सुनाई नहीं दे रही। लिहाजा भूखे लोग दोज़ख जैसे हालात से निकालने के लिए ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं। नालायक हुक्मरानों से पीछा छुड़ाने की इल्तिजा कर रहे हैं। क्योंकि जिन्ना के प्यारे पाकिस्तान की गर्दन पर नीलामी की अब तलवार लटक रही है। इन हुक्मरानों से हमारी जान छुड़ा दो बस। ये मुल्क बिक जाना है, किसी को संभालना ही नहीं आ रहा कि किस तरह से संभालना है, क्या होना है क्या नहीं होना। क्या होना है और क्या नहीं होना है ये तो छोटे शरीफ को भी समझ नहीं आ रहा। बड़े मियाँ से पूछ पूछ कर किसी तरह हुकूमत को हाँक रहे थे, लेकिन कंगाली में अकड़ दिखाना भारी पड़ गया। अफगानिस्तान से अदावत लेकर तोरखम गेट पर करोड़ों का माल सड़ा दिया, मुल्क का पैसा डुबो दिया, गरीबों की रोटी छीन ली। लेकिन हाकिमों की अय्याशियां देखिए चल रही है। अब आवाम आईना दिखा रही है, शरीफ को चुल्लू भर पानी में डूबने की नसीहत दे रही है।
सोना खाते हैं, रोज चांदी खाते हैं, और यहाँ पे ये बहुत हजारों गरीब ऐसे आते हैं जिनको दाल रोटी भी नहीं मिलती। हुकूमत क्या, वो तो यशियाँ कर रही है हुकूमत, ठीक है। अभी उनको पता IMF का डॉलर जो है उनकी जेबों में जा रहे हैं। हम किस मुल्क में चले जाएं, ये जगह छोड़ के कहीं चले जाएं, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। इतना दुख है कि कोई भी वज़ीर आज़म आता है ना, हमारे गरीबों का कोई नहीं सोचता, वो अपने खजाने भर लेते हैं और वो चले जाते हैं। जिन्ना और उनके वारिसों ने मुल्क के 75 साल अवाम को हिंदुस्तान से अदावत की घुट्टी पिलाने में गर्क कर दी है। अगर इतनी ही मेहनत अमन और तरक्की की राह पर चलने में गुजारे होते ना, तो आज ये हालत ना होती। लेकिन अब तो पाकिस्तान की आवाम का साफ इशारा है कि अब हिंदुस्तान ही इकलौता सहारा है। वैसे पाकिस्तान में ये पुरानी रवायत है, जब भी गुमान का घोड़ा गुर्बत के पहाड़ के नीचे आता है, पाकिस्तान फौरन यू टर्न मारते हैं। रोटी के लिए तरसते पाकिस्तान का एक और किस्सा दिलचस्प है। कल तक जो अवाम इमरान खान की खातिर जेल जाने को तैयार थी, आज वो जेल भरो तहरीक से खौफ खाने लगी है। इस खौफ के पीछे की वजह बहुत बड़ी है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। बॉर्डर पार भूख की भट्टी धक्की तो सियासत सुर्ख हो गई। एक्स वजीर आजम इमरान खान अवाम की इसी बेबसी को सीढ़ी बनाकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने के गुमान को पाल बैठे हैं। ऐलान जेल भरो तहरीक का हुआ। शहबाज शरीफ को सीधा चैलेंज कर दिया गया। मैं अपनी कौम को आज कहना चाहता हूँ कि वक्त आ गया है, हम तैयारी करें। मैं कॉल दूंगा, आप सब तैयारी करें, जेल भरो तहरीक। खान साहब ने कॉल दी तो लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक और कराची से लेकर फैसलाबाद तक भूखी आवाम सड़कों पर उतर आई। लेकिन जोश ठंडा होते देर नहीं लगी। पहले ये ख्वाब था कि जेल जाएंगे तो भरपेट रोटी मिल जाएगी, लेकिन मुल्क के हालात ऐसे हैं कि जेल में शरीफ साहब रोटी खिला पाएंगे या नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं है। लिहाजा आवाम जेल जाने से तौबा तौबा कर रही है। इमरान खान साहब के लिए जेल में जाना पसंद करेंगे? कभी नहीं। क्या वजह है? हम उनके लिए जाए तो अपने लेके उन्हें जाए। अच्छा, सीधी किसी लीडर के लिए जाएंगे वैसे जेल? कभी भी नहीं जाएंगे। किसी के लिए नहीं जाएंगे? किसी के लिए नहीं। क्या वजह है? मतलब पहले तो एक वक्त था कि लोग लीडरों के लिए चले जाते थे, कुछ भी कर लेते थे। आजकल हमारे लीडर एक के ऊपर एक चोर आता है, एक के ऊपर एक चोर। पहला कम चोर होता है, दूसरा जो आता है उससे बड़ा चोर हो जाता है। खान साहब यू टर्न लेने में माहिर तो हैं ही, एतबार अवाम को भी नहीं है। भूख से पहले ही पेट सिकुड़ चुका है, जेल में 4 डंडे सहने की हिम्मत भी नहीं बची है। लिहाजा खान साहब की जेल भरो तहरीर अवाम को ठीक उसी बिल्ली की तरह लग रही है जैसे सपने में छींचड़े नजर आते हैं। हमें मिसाल देते हैं बिल्ली को छिछड़ों के ख्वाब। एक बंद कमरे में बैठ के आप जितनी मर्जी मिसालें बना लें, आप जनाब आला नेपोलियन हिल बना लें, पता नहीं क्या क्या इनकी मिसालें बनाते रहते हैं। बंद कमरे से बात करना और है, लेकिन ऑन रोड पे आना और बात है। इनको एक बंदे को आओ जेल चलें, ये जनाब आली इनको वॉशरूम निकल आना है। जेल जाने से ज्यादा डर भूखों मरने का है, जो कुछ लोगों को तो समझ आता है, लेकिन कुछ ऐसे बदकिस्मत भी है जिनके चूल्हे में कई दिनों से आग नहीं जली है, जिनके लिए जिंदगी मौत से भी बदतर लगती है। ऐसे कई हैं जो जेल सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं कि कम से कम 2 जून की रोटी तो मैसर हो जाएगी वहाँ। बढ़िया, इस जो हालात गुजरे इससे मौत बड़ी अच्छी है। चले कोई नहीं, इतने हालात खराब है तो जेल भी चले जाते हैं। हाँ चले जाते हैं, बिल्कुल। जब मरना है, भूख से मरना है तो टेंशन से मरना है, तो उससे बेहतर है वहाँ जाए। जेल में खाना भी मिलता है। हाँ, सब कुछ मिलता है, मुझे पता है। ज्यादा बेहतर है कि जेल ही चले जाए। कई ऐसे भी हैं जिन्हें अपना मुस्तकबिल साफ दिखाई दे रहा है। खान साहब के इरादे नजर आते हैं और नाकारे हुक्मरानों की नीयत में खोट साफ दिखता है। हाँ, सब जो बार बार कहते हैं जी मैंने ये काम करना है, निकले बाहर, ये काम करना है, निकले बाहर, यू टर्न ले लेते हैं। कौन आया इनके पीछे? फिलहाल मुझे जेल में जाते नजर नहीं आ रहे। मैंने क्यों लेने जाना? नहीं, सवाल नहीं पता। इमरान खान ने तो पाकिस्तान को फूंकने का सॉलिड प्लान बनाया था, लेकिन शरीफ साहब की भूख की भट्टी ऐसी धधकी कि आवाम का जोश ठंडा पड़ गया। तो असल में शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तबाही का सुसाइड बम एक्टिव कर दिया है। ये बम किसी भी वक्त फट सकता है। इसकी 2 वजह है। पहली वजह है चीन से मिली $70 करोड़ की खैराती खेप, जिसने पाकिस्तान की गर्दन पर गुलामी का फंदा कस दिया है। और दूसरी वजह है IMF का कर्ज, जिसके नाम पर मुल्क को ठगते शरीफ की पोल पट्टी खुल चुकी है और आवाम अब शरीफ एंड कंपनी की गर्दन का नाप लेने की तैयारी में जुट गई है। मुल्क कंगाल, आवाम बेहाल, लेकिन हुक्मरान माला माल। कम शब्दों में यही है जिन्ना के प्यारे पाकिस्तान का हाल,
जिस पर पर्दा डालने के लिए शाहबाज IMF का शोशा उछालकर महीनों से मुल्क की आंख में धूल झोंकते रहे। हालात हाथ से बाहर हुए तो आवाम ने सवाल उछाले। इंतकाम लेने के लिए हुकूमत ने उधर से महंगाई उछाल दी और अब टीवी डिबेट्स में निजाम की टोपी उछल रही है। आप देखें, महंगाई 12% से 41% चली गई है। आप ये देखें कि किस कदर डकैती, जिराइम, ठीक है, लोग वाकई परेशानी अंदर बस है। पाकिस्तान में एक्सपर्ट्स भले ही आंकड़े गिना रहे हैं, लेकिन लोगों का पाला सीधा महंगाई से पड़ा है। वो उन्हें चबाती जा रही है। डबल फर्क आ गया है। ये आगे तो जो चीज़ प्याज वगैरह जो थे 30-40 रुपए में आम मिल जाते थे, अभी तो 200 से कम कोई भी नहीं मिलता। महंगाई है बहुत, पता नहीं है, समझ में नहीं आते हैं। अभी मुर्गे की दुकान में घुसा, मैंने बोला किलो क्या हिसाब है, बोलते 800 रुपए किलो है, वहाँ से वापस आ गए। पाकिस्तान की हकीकत यही है कि हुक्मरान हवाई जहाज में सैर कर रहे हैं और आवाम के पास जहर खाने के भी पैसे नहीं बचे हैं। गरीब आवाम बेचारी जिसकी 800-900 रुपया दिहाड़ी है, ठीक है, 400 का बंदा पेट्रोल डाल के ऑफिस जा रहा है, ठीक है, वो आगे अपने बच्चों के लिए दूध लाए, रोटी पूरी करे, क्या करे, वो तो मर रहा है गरीब आवाम, वो तो बेचारा मर रहा है। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। सियासतदान को किसी को नहीं परवाह, उनको बस अपना परवाह है। पाकिस्तान की बेहाल आवाम ने जब भी हिंदुस्तान से ट्रेड रिलेशन बहाल करने की बात की, शरीफ ने मजहबी लिफाफे से निकालकर खुददारी का चूरन चटा दिया। लेकिन अब पोल खुल चुकी है। अगर हमें खुददार बनना चाहिए तो फिर हम IMF के पास भिखारी क्यों बने हुए हैं? हम अमेरिका से पैसे क्यों ले रहे हैं? हम चाइना भी तो एक मुस्लिम कंट्री नहीं ना, उनसे भी तो भिखारी कर रहे हैं। अगर उनसे कर सकते हैं तो फिर इंडिया के साथ हमारा क्या मसला? बिल्कुल बात यही है। टोटल आपने जैसे बात की है, एक हम ना ट्रेंड के ऊपर चलने वाली कौम है। हमें बता दिया जाता है जी मुल्क का खाना खराब हो गया, बेड़ा गर्क हो गया, IMF के अलावा हमारे पास कोई हल नहीं। लेकिन IMF ने अभी तक जो रुख दिखाया है वो बता रहा है कि वहां से पाकिस्तान को ढेला भी नहीं मिलने वाला। ये बात पाकिस्तान के लोग समझ चुके हैं। रह गया IMF, तो एक बात याद रखना, उनको इल्म नहीं है कि हम लोग कौन हैं, हमारा निज़ाम कैसा है। अमीरों पे टैक्स हो, बात सुनो, अरबों खरबों की बिजली सिर्फ लाहौर शहर में चोरी होती है और ये सारे के सारे नून लीग के फाइनेंसर्स हैं। अपने खिलाफ भड़के गुस्से को शांत करने के लिए शाहबाज चीन से खैरात मिलने का भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन जो असली बात शाहबाज छिपा रहे हैं वो वहाँ के लोग बता रहे हैं। पैसा खाते रहे आप लोग चाइना को अपनी हर चीज जो है वो सेल आउट करते रहे हैं। आपने CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पे आपने बड़ी वो एक ये अवाम को एक आपने लॉलीपॉप दिया है। वो मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के तवस्सुल से कि वो लॉलीपॉप सिर्फ और सिर्फ ये है कि दे आर ट्राइंग टू कैप्चर योर कंट्री। पाकिस्तान की हुकूमत ने मुल्क की गर्दन पर दोधारी तलवार दे मारी है। अब मुल्क के डूबने की बारी है। ये बात आवाम को समझ आ रही है। वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो गुजरात से आ रही है, जहां बीती रात वलसाड़ में एक बड़ा हादसा हो गया है। वलसाड़ में एक पेट्रोकेम कंपनी में ब्लास्ट से आग लग गई है, लेकिन ब्लास्ट क्यों हुआ इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन धमाका इतना तेज था कि उससे फैक्ट्री की इमारत का एक हिस्सा ढह गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और इसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हादसा कितना भयावह है, जहां पर आग आपको दिख रही है और उससे एक इमारत ढह गई है। दूसरी तरफ बुलडोजर को बुलाया गया है और सामान वहां से उठवाया जा रहा है, साफ किया जा रहा है। तो एक बड़ी खबर आपको गुजरात से बता रहे हैं, जहां बीती रात वलसाड़ में एक बड़ा हादसा हो गया। वलसाड़ में एक पेट्रोकेम कंपनी में ब्लास्ट से आग लग गई। देखिए, बात कर लेते हैं दिल्ली के शराब घोटाले की, जिसमें गिरफ्तार हुए दिल्ली के डेप्यूटी CM मनीष सिसोदिया की CBI रिमांड का आज पहला दिन है। सिसोदिया को कोर्ट ने 4 मार्च तक रिमांड में भेजा है, लेकिन कल सिसोदिया को कोर्ट में पेश करने से लेकर रिमांड में भेजे जाने तक, कोर्ट से लेकर सड़क तक क्या क्या हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली सरकार में नंबर 2, लेकिन नशे वाले घोटाले में CBI के आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया, उनकी गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी उबाल खा गई। जम्मू से लेकर भुवनेश्वर तक और गोरखपुर से लेकर नागपुर तक बवाल मचा दिया।
आम आदमी पार्टी के बवाल का एपिसेंटर बनी राजधानी दिल्ली, जहां इमरजेंसी जैसे हालात थे। लेकिन इसी दिल्ली में सीबीआई जज एमके नागपाल की अदालत में सिर्फ दलीलों की गूंज थी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई की तरफ से पेश स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर पंकज गुप्ता ने अदालत में कहा, हमें पूछताछ के लिए 5 दिन की कस्टडी चाहिए। इस पर जज नागपाल ने पूछा, पुलिस कस्टडी क्यों चाहिए? सीबीआई के वकील ने जवाब दिया, पूछताछ करनी है और कन्फ्रंट करवाना है। जवाब में सिसोदिया की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन ने कहा, सीबीआई के पास रिमांड की कोई बड़ी वजह नहीं है। सीबीआई के वकील ने इसका विरोध किया और कहा कि सिसोदिया ने एक्साइज पॉलिसी में बदलाव के लिए सेक्रेटरी को ओरल इंस्ट्रक्शन देकर नया कैबिनेट नोट बनाने को कहा था। इसमें प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। सिसोदिया इसकी वजह नहीं बता सके। इस पर सिसोदिया के वकील का जवाब था, प्रॉफिट मार्जिन में बदलाव उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद किया गया था। इस मामले में वही शिकायतकर्ता भी हैं। सीबीआई कोर्ट में सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के फोन का मसला भी उठाया गया। सीबीआई के वकील ने कहा कि 2020 में सिसोदिया जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे उसे रिकवर करना है। इस पर सिसोदिया के वकील दयान कृष्णन ने जवाब दिया, सीबीआई कहती है कि सिसोदिया ने 4 फोन इस्तेमाल किए, जिनमें से 3 नष्ट हो गए। क्या उन्हें इस उम्मीद में संभाले रखते कि एजेंसी आकर गिरफ्तार करेगी? दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद जज नागपाल ने शाम करीब 4:15 बजे फैसला सुरक्षित रख लिया और कोर्ट से चले गए। करीब 1 घंटे बाद जब वो लौट कर आए तो सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजने का फैसला सुना दिया। मतलब सिसोदिया 4 मार्च तक सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे और शराब घोटाले से जुड़े सवालों का सामना करेंगे। तो कोर्ट के अंदर मनीष सिसोदिया की रिमांड को लेकर बहस चल रही थी और बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे। कोई जंजीर पहने हुए था, किसी के बाजू पर काली पट्टी थी। आम आदमी पार्टी के लीडर्स का कहना है कि केंद्र सरकार तानाशाही कर रही है। विरोध है, आक्रोश है, नाराजगी है, गुस्सा है। हर चेहरा तमतमाया हुआ है, हर आवाज मोदी सरकार के खिलाफ उठी हुई है। ये उस दिल्ली का दृश्य है जो भ्रष्टाचार के आरोप में डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी से उबल रही है। बिना बात आप किसी को गिरफ्तार कर लो, किसी को प्रदर्शन मत करने दो, किसी को घर से मत निकलने दो, ये जो तानाशाही है ये नहीं चलेगी। गलत काम किए आम आदमी पार्टी ने किए या विपक्ष के लोगों ने किए, ये नीरज मोदी है या माल्या जी है या और अडानी है, इनकी तो जांच तक नहीं होती। जांच भी हमारी होती है, जेल में भी हम ही जा रहे हैं। जैसे ही राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर से सिसोदिया की तस्वीरें सामने आई, हंगामे का मीटर और हाई हो गया। हैदराबाद, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, भोपाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक लोग यूं ही केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज लगाते रहे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सारे नेता सड़कों पर थे। सौरभ भारद्वाज हाथ में हथकड़ी लगाकर विरोध की आवाज बुलंद कर रहे थे। संजय सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और इसीलिए थाने के अंदर बैठकर वो कुछ यूं अपने विरोध को शाब्दिक आकार दे रहे थे। नेताओं के साथ कार्यकर्ता भी सड़क पर डटे रहे। कहीं कार्यकर्ता छाती पीटते रहे, कहीं हाथ में तख्तियां लेकर चीखते रहे, कहीं धक्का मुक्की हुई, कहीं प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने घसीट कर गाड़ी में ठूस दिया। पुलिस फोर्स अब बैरिकेड से आगे बढ़ रही है, लगातार पार्टी दफ्तर की तरफ बढ़ा जा रहा है, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं। और ऐसे में तमाम लोगों को, जो तमाम प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद थे, उन्हें पीछे धकेलते हुए और सभी को ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो पार्टी दफ्तर के अंदर चले जाएं या यहाँ से दूर चले जाएं। तो बीजेपी दफ्तर के बाहर सिसोदिया के समर्थक पहुंचे थे। डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी से आग बबूला कार्यकर्ता केंद्र सरकार पर आक्रामक होने की कोशिश कर रहे थे। जो मनीष सिसोदिया है उनको फर्जी केस में जेल में डाला गया है। इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि सच्चाई पूर्वक, आज तक तो तुम लोग कोई काम नहीं किया, कम से कम ऐसे व्यक्ति को जेल में मत डालो जो शिक्षा का अलग जगाया है। आज तक शिक्षा बोर्ड जो दिल्ली में है, आज तक सिसोदिया साहब ने जो काम किया है, उनके देखते हुए 2024 के लिए बीजेपी डर गई है। शिक्षा और शराब की कंफ्यूजन में फंसे टोपीधारी कार्यकर्ता अपने नेता के लिए सड़क पर दिन भर डटे रहे। तो देखा आपने कि कैसे कल पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ। गिरफ्तारी के विरोध में उतरे तमाम नेता कार्यकर्ता ने कहा है कि शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को एजुकेशन सेक्टर में बेहतर काम करने के लिए अरेस्ट किया गया है। आरोप लगाए गए हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में तरक्की बीजेपी को चुभ रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के काम से जो आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है, इसके चलते उन्हें गिरफ्तार करवाया है।
झाड़ू मार्का पार्टी के एक मुश्त सारे नेता तमतमाए हुए हैं। नेता और प्रवक्ताओं की पूरी फौज डंके की चोट पर दावा कर रही है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में क्रांतिकारी बदलाव करने की सजा सिसोदिया को दी गई है। पिछले 75 साल में शायद ये पहला शख्स है जिसने हर गरीब के घर में एक उम्मीद जताई थी, सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया था। एक शरीफ आदमी है मनीष, उनको आज इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। देश के एक क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री के तौर पर जाने जाते मनीष सिसोदिया जी को आज इन्होंने एक झूठे केस में गिरफ्तार किया है। देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री, दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए दिन रात काम करने वाले शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया। दिल्ली के बच्चों को अच्छे भविष्य देने वाला व्यक्ति के साथ अगर ऐसा अन्याय होगा तो लोग अपनी आवाज जरूर उठाएंगे। देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी के शासन के खात्मे की शुरुआत है। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी एक क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। लेकिन ये बात भी वाजिब है कि मनीष सिसोदिया के साथ शिक्षा और आबकारी के साथ कई और विभाग भी है। 33 में से 18 मंत्रालय सिसोदिया के पास है। मसलन मनीष सिसोदिया है शिक्षा मंत्री, दिल्ली के वित्त मंत्री भी, योजना मंत्री भी, भूमि और भवन, विजिलेंस, सर्विसेज, पर्यटन, कला, संस्कृति, श्रम, रोजगार और PWD मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। इसके अलावा स्वास्थ्य, उद्योग, पावर, शहरी विकास, गृह विभाग, सिंचाई और बाढ़ के साथ साथ जल मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी उन्हीं के पास है। दिल्ली में वित्त मंत्रालय के अधीन ही आबकारी विभाग आता है। इसी आबकारी विभाग में घपले का इल्जाम है। बीजेपी कह रही है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी बतौर आबकारी मंत्री हुई है, न कि शिक्षा मंत्री के तौर पर। बार बार कहते हैं शिक्षा मंत्री को पकड़ लिया, शिक्षा मंत्री को पकड़ लिया। शराब मंत्री कहने में शर्म आ रही है। उनसे केमिस्ट्री का सवाल पूछ रहे हैं तो वो फिजिक्स का जवाब दे रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों अपनी अपनी सियासी सहूलत के हिसाब से मंत्रालय का नाम बता रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी अब इमोशनल कार्ड खेल रही है, शराब से ज्यादा शिक्षा की बात कर रही है। बीजेपी काउंटर करने में जुटी है, लेकिन सिसोदिया के बहाने मोदी के विरोधी भी एकजुट हो रहे हैं। केजरीवाल सबसे ज्यादा आक्रामक है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के भरोसे ही वो आम आदमी पार्टी के विस्तार की प्लानिंग कर रहे थे। सिसोदिया मतलब केजरीवाल की परछाई, मतलब दिल्ली की आधी सरकार, मतलब आम आदमी पार्टी का वो चेहरा जो नंबर 2 पर है और जिसके एजुकेशन मॉडल को पताका बनाकर केजरीवाल अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। केंद्रीय सत्ता की अट्टालिका पर बैठने का ख्वाब देख रहे हैं। बीजेपी के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध लड़ना चाहते हैं। सारे मंत्री गिरफ्तार कर ले तब भी सरकार भी चलेगी, हम काम भी करेंगे और देश के अंदर जो तानाशाही है उसके खिलाफ लड़ेंगे। सिसोदिया की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी में छटपटाहट बढ़ी हुई है। वो अपने सियासी नुकसान को कम करने के लिए कमजोरी को ही ताकत में बदलने में जुटी हुई है। जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। जेल वो जा रहे हैं जो सुधार कर रहे हैं। मोदी विरोधी पार्टियां सिसोदिया के बहाने बीजेपी को घेरने में जुटी है। मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है केंद्र सरकार अपने जो विरोधी है उनको इस प्रकार से उनका आवाज बंद करने की कोशिश कर रही है। पहली घटना देश में नहीं है। बीजेपी जब से सत्ता में आई है उसकी कोशिश रही है जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जाए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में लगातार काम कर रहे थे। सिसोदिया को मोदी विरोध का पोस्टर बॉय बनाने की तैयारी है। सिसोदिया के नाम पर विपक्ष की गोलबंदी और उससे होने वाले नुकसान का अंदाजा बीजेपी को भी है। यही वजह है कि बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार के नाम पर इन तमाम लोगों को घेरने पर जुटी हुई है। जो ओछी घटिया अराजकतापूर्ण राजनीति कल से कट्टर बेईमान लोग अरविंद केजरीवाल के इशारे पर जो कर रहे हैं उसको उजागर करना बहुत जरूरी है। दोनों तरफ से बयानों की बौछार हो रही है। अपने अपने पक्ष में तर्कों का पुलिंदा पेश किया जा रहा है। कट्टर बेईमान न्यायालय नहीं गए,
हालांकि सिसोदिया की गिरफ्तारी के एपिसोड ने नए सवालों और आशंकाओं को भी जन्म दे दिया है। सवाल यह है कि अब केजरीवाल के लिए दिल्ली में दूसरा सिसोदिया कौन हो, कौन इतना भरोसेमंद होगा, कौन जो मनीष सिसोदिया की गैर मौजूदगी में पूरी दिल्ली को संभाले रखेगा, या फिर क्या केजरीवाल को देश की सियासत भूलकर एक बार फिर दिल्ली पर ही फोकस करना होगा। सवाल बेमानी नहीं है, क्योंकि केजरीवाल और सिसोदिया का क्या रिश्ता है, इसे केजरीवाल के इस बयान से समझा जा सकता है जो उन्होंने एबीपी न्यूज के मंच पर दिया था। 1999 से जर्नी शुरू हुई थी मेरी और मनीष सिसोदिया की। आज 23 साल हो गए और हमारी दोस्ती कायम है और भगवान करे इस दोस्ती पे किसी की नजर ना लगे। कहने का मतलब ये है कि सिसोदिया सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी में भी केजरीवाल के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता की हैसियत रखते हैं। और जहां तक सिसोदिया को रिप्लेस करने की बात है तो फिलहाल केजरीवाल के पास ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आता जिसका कद सिसोदिया जितना बड़ा हो। सवाल है, क्या केजरीवाल दिल्ली में फिर एक्टिव होंगे? क्या आम आदमी पार्टी के विस्तार वाले प्लान पर फिलहाल ब्रेक लगेगा? क्या 2024 के लिए केजरीवाल की तैयारियों पर डेंट लग गया है? ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आने वाले महीनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी 2019 के चुनाव में इन राज्यों में अपना कैडर बना चुकी है। देखिए, मनीष सिसोदिया का एपिसोड आम आदमी पार्टी को बैकफुट पर ला सकता है, क्योंकि इन राज्यों में चुनावी तैयारी के लिहाज से मनीष सिसोदिया अहम रोल में थे। इसी बीच कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि आम आदमी पार्टी की एक्सेप्टेंस और अलायंस का दायरा बढ़ने लगा है। लेकिन सिसोदिया पर सीबीआई की कार्रवाई के बाद केजरीवाल को फिर से ड्राइंग बोर्ड पर आना पड़ गया है, इसीलिए पार्टी अग्रेसिव मोड में दिखाई दे रही है। अडानी की नौकरी करने वाली मोदी जी की सरकार जो लाखों करोड़ के घोटाले में फंसी हुई है, उससे ध्यान भटकाने के लिए मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई की जा रही है। यानी केजरीवाल एंड कंपनी अब इमोशनल कार्ड खेलने की तैयारी कर चुकी है। शराब से ज्यादा बात शिक्षा पर कर रही है, लेकिन जब भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई पार्टी के नंबर 2 नेता भ्रष्टाचार के ही आरोपों के चक्रव्यूह में खड़े हैं तो बीजेपी के नेता जुबानी एनकाउंटर करने में जुटे हैं। आप अगर पेड़ जो है वो बबूल का लगाएंगे तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उसमें आम आएगा, आम तो नहीं आएगा। शायद यही वजह है कि केजरीवाल का कोई भी नेता शराब नीति और आबकारी जैसा शब्द कहने से बच रहा है। शराब घोटाले की बजाय शिक्षा में क्रांतिकारी कदम गिनवाए जा रहे हैं और मैसेज ये दिया जा रहा है कि केंद्र सरकार का एक्शन आम आदमी पार्टी को नेशनल लेवल पर रोकने के लिए है। और इस बीच एक ऐसी तस्वीर आई है जिसके बाद पूरी दुनिया में हाई टेक जेल की चर्चा शुरू हो गई है। भारत से हजारों किलोमीटर साउथ अमेरिका देश ने एक साथ हजारों कैदियों को इस हाई टेक जेल में शिफ्ट भी कर दिया है। जेल के अंदर के वीडियो हैरान करने वाले हैं, देखिए। सेंट्रल अमेरिकी देश एल साल्वाडोर की इन तस्वीरों ने दुनिया के क्रिमिनल्स में खौफ पैदा कर दिया है। यहाँ एक ऐसी जेल है जो कैदियों के लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं है। यहाँ उन खूंखार कैदियों को रखा जा रहा है जो समाज के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इस मेगा प्रिजन में इस वक्त 2000 कैदियों को अलग अलग जेलों से ट्रांसफर कर दिया गया है। जेल का नाम सेंटर फॉर द कन्फाइनमेंट ऑफ टेररिज्म है। खुद प्रेसिडेंट नायब बुकीली ने इसके बारे में ट्वीट किया है। वीडियो में जो कैदी दिखाई देते हैं उनमें सबके हाथ पैर बंधे नजर आए। सबके हेड पूरी तरह शेव्ड है। बॉडी पर बड़े बड़े टैटू थे जो उनके गैंग को आइडेंटिफाई कर रहे थे। गौर करने वाली बात यह है कि इस जेल में एक बार में 40,000 कैदियों को रखा जा सकता है। ये लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी जेलों में से एक है। इसमें 37 गार्ड टावर, 8 सेल बॉक्सेस हैं जिनसे बचकर निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। असल में प्रेसिडेंट बुकील ने ये सख्त फैसला इसलिए लिया क्योंकि पिछले दिनों एल साल्वाडोर में भयंकर हिंसा हुई थी जिनमें कम से कम 87 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद पुलिस ने तमाम गैंग्स पर क्रैक डाउन किया और इसमें MS-13 नाम का वो गैंग भी शामिल है और उसके मेंबर्स भी शामिल हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क में कई हत्याओं को अंजाम दिया था। और एक बड़ी खबर कोरोना को लेकर भी आई है। अमेरिका ने फिर कह दिया है कि कोरोना वायरस के पीछे चीन की साजिश है। ये वायरस वुहान लैब से लीक हुआ था। हालांकि चीन लगातार इन तरह के आरोपों को खारिज करता आया है।
असल में यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट की तरफ से नई रिपोर्ट जारी की गई है। इसी को लेकर कहा गया है कि कोरोना वाला वायरस वुहान लैब से ही लीक हुआ था। हालांकि एनर्जी डिपार्टमेंट ने पहले ही कह दिया था कि वायरस के ओरिजिन का पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन अब उसका मानना है कि वायरस के वुहान लैब से लीक होने की संभावना सबसे ज्यादा है। एनर्जी डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि दुनिया भर में फैली यूएस बायोलॉजिकल लैब से उन्हें खुफिया जानकारी मिली है और इसी इनपुट के आधार पर फाइनल रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट में दावा है कि सुरक्षा में लापरवाही होने की वजह से वायरस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से लीक हुआ था। इसके बाद महज कुछ दिनों में ही ये पूरी दुनिया में फैल गया। हालांकि हमेशा से ही चीनी सरकार और वुहान लैब ने इन आरोपों को खारिज किया है। 3 महीने पहले एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने भी दावा किया था कि अमेरिकी सरकार चीन में कोरोना वायरस बनाने के प्रोजेक्ट को फंड कर रही थी। तब बताया गया था कि कोरोना वायरस पर हो रही रिसर्च को अमेरिका की मेडिकल रिसर्च एजेंसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का सपोर्ट था। इसने ही चीन को वायरस बनाने की तकनीक दी। वैसे कोरोना महामारी की शुरुआत से ही वुहान लैब से कोरोना लीक होने की कई सारी थियरीज आ चुकी है। यहाँ काम करने वाले रिसर्चर्स खास तौर से कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट्स को स्टडी करते हैं। ऐसे में किसी वैज्ञानिक के जरिए इसका संक्रमण फैलने की आशंका है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।